हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में ऑफ मैथमेटिक्स। लास्ट जो मैंने कुछ वीडियोस बनाई थी जिसमें मैंने आपको एक वीडियो में बताया था फिजिक्स से रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और उनमें क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है वो मैंने आपको बताया था। तो उस वीडियो के कमेंट में ही कुछ लोगों ने लिखा था मैथमेटिक्स के बारे में भी बताने के लिए। तो देखिए, एक वीडियो मैंने बनाई थी थोड़ा टाइम पहले जिसमें मैंने आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स तीनों के बारे में शॉर्ट में बताया था। ठीक है, तो अब ये जो नई वीडियोज आ रही हैं इससे मैंने आपको एक वीडियो में फिजिक्स के बारे में जो भी इम्पॉर्टेंट है, कम टाइम में जो चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए वो मैंने आपको बता दिया है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको मैथमेटिक्स के बताऊंगा और जो हमारी कुछ आने वाली वीडियोज़ होंगी उनमें मैं आपको एक वीडियो में केमिस्ट्री के बारे में भी बताऊँगा कि BHU BSc मैथ में एंट्रेंस एग्जाम के लिए केमिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी चाहिए। तो आइए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला हम आ जाते हैं इंटीग्रेशन पे। तो इंटीग्रेशन में हमारे पास हर साल 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं और उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो इनडेफिनिट में बेसिकली हमेशा सब्स्टिट्यूशन पर होते हैं। मतलब कि जो भी इंडेफिनिट वाले होते हैं इंटीग्रेशन, उसमें हमेशा आपको सब्स्टिट्यूशन वाले टाइप ही मिलते हैं। और मैं आपको बता दूं, मैथमेटिक्स के लिए आप ज़्यादातर NCERT ही प्रेफर करिए, CBSE बोर्ड की जो भी होती है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है ऑड इवन फंक्शन। तो ऑड इवन फंक्शन जो है वो डेफिनेट में आपको पता होता है, तो इस पर बेस डायरेक्ट आ जाते हैं क्वेश्चंस। और फिर हमारे पास एक बहुत ही फेमस प्रॉपर्टी है डेफिनेट में, f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स। ये जो a और b होते हैं ये हमारे पास जो भी डेफिनेट दिया रहता है इंटीग्रेशन, उसकी अपर और लोअर लिमिट्स होती हैं, तो उन पर बेस हमारे पास आ जाते हैं क्वेश्चन। और एरिया अंडर मल्टीपल कर्व, देखिए मल्टीपल कर्व इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सिंगल कर्व के बीच का आपको एरिया निकालने के लिए बहुत कम पूछा जाता है। जब भी आपसे पूछा जाता है तो मल्टीपल कर्व्स के बीच का पूछ दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक लाइन दे देगा और एक कर्व दे देगा, वहाँ के बीच का एरिया पूछ देगा, या दो कर्व दे देगा उन लोगों के बीच का पूछ देगा एरिया। तो इस तरीके से आपका 4 से 5 क्वेश्चन इस तरह से आते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में देखिए डिग्री एंड ऑर्डर जो है वो आपका मस्ट है, आपको वो निकालना आना चाहिए। उसमें जो कंफ्यूजन्स होते हैं वो आपको पहले से ही क्लियर रखना होगा। ठीक है, अब उसके बाद आ जाता है फाइंडिंग सोल्यूशन यूजिंग इनिशियल कंडीशन, और इसमें ज्यादातर लीनियर का फॉर्म होता है। लीनियर फॉर्म आपको पता ही है। ठीक है, तो फाइंडिंग सोल्यूशन, उस जो भी है इक्वेशन आपको दी रहेगी उसमें आपको उसका सोल्यूशन निकालना रहेगा। फिर हमारे पास आ जाता है फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ कर्व, मतलब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी रहेगी और फिर आपको वहां पर उसका कर्व निकालना रहेगा। तो उस कंडीशन में आपको देखिए ज्यादातर केस में सर्किल और इलिप्स का ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ज्यादातर केस में आपके पास सर्किल और इलिप्स के ही क्वेश्चन आते हैं जब भी आपको इक्वेशन ऑफ कर्व निकालना होता है। इससे भी हर साल हमारे पास 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। अब बात कर लेते हैं वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की। तो देखिए, वेक्टर्स में आपको एंगल बिटवीन वेक्टर्स आना चाहिए, ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, और 3D के केस में डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में पता होना चाहिए। डायरेक्शन कोसाइंस पे लगभग मान लीजिए हर साल एक क्वेश्चन पक्का आता है और वो डायरेक्शन कोसाइंस की प्रॉपर्टी पर बेस्ड होता है। ठीक है, अब उसके बाद आ जाता है हमारे पास कोप्लेनर लाइंस, मतलब कि हमारे पास अगर दिया रहेगा कि 3 लाइन्स है तो वो, या 2 लाइन्स है तो वो हमारे पास मतलब कोप्लेनर है, तो उनकी क्या होती है कंडीशन, उस पर बेस्ड आता है। उसके बाद एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स पर भी बेस्ड आते हैं क्वेश्चंस। इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालने के लिए आ जाता है। ठीक है, हमें दिया रहेगा 2 लाइन और बोल देगा कि वो 2 लाइन जिस प्लेन में कंटेंट कर रही है उसका इक्वेशन निकालिए, तो इस टाइप के हमारे पास आ जाते हैं क्वेश्चन। और डिस्टेंस वाला जो क्वेश्चन है ये हर साल लगभग पूछा जाता है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट का किसी एक लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस या किसी एक प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये क्वेश्चन लगभग हमें हर साल पूछा जाता है। तो वेक्टर एंड 3D से कंबाइंड आपके पास हर साल 4 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में पहले आपको जनरल सोल्यूशन के बारे में आ जाता है, मतलब आपको कोई भी इक्वेशन दे रही है कि उसका आपको थीटा का वैल्यू निकालना रहेगा। ठीक है, जनरल सोल्यूशन निकालना रहेगा, तो उस पर बेस्ड आ जाते हैं क्वेश्चन। उसके बाद क्योंकि हमारा इसमें हमने इनवर्स वाले पार्ट को भी ले लिया है, तो उसमें हमारा सॉल्विंग इनवर्स इक्वेशन में आपको ज्यादातर 10 के ही फॉर्म में आते हैं, मतलब कि 10 इनवर्स जो दिया रहेगा उसमें आपको सॉल्व करके वैल्यू निकालनी रहेगी, वो एक पार्ट हो जाता है। उसके बाद थर्ड आ जाता है नॉन राइट एंगल ट्राइंगल बेस्ड प्रॉब्लम।
तो यहाँ पर मैंने इसलिए नॉन राइट एंगल ट्रायंगल प्रॉब्लम लिखा हुआ है, क्योंकि राइट एंगल जो होता है वो इजीली होता है और आप आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। नॉन राइट एंगल जो होता है उसको सॉल्व करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए ज़्यादातर इस पर बेस्ड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इनसे भी कंबाइंड होकर के आपके पास हर साल 4 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। अब देखिए, अब हमारे पास जो आता है नेक्स्ट टॉपिक वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर से भी हर साल हमारे पास 4 से 5 आ जाते हैं क्वेश्चन, जिसमें सबसे पहला है स्क्वायर रूट। ठीक है, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर में थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर उसके बाद आ जाता है आर्गुमेंट। आर्गुमेंट का मतलब थीटा जो हम निकालते हैं वो सिंप्लीफाइड वैल्यू, मतलब आपके पास कॉम्प्लेक्स वैल्यूज कुछ पड़ी वो आपको दे दी गई रहेगी और आपको उसका सिंप्लीफाइड वैल्यू निकालना रहेगा। उसके बाद इक्वेशन ऑफ ज्योमेट्रिक फिगर, जैसे आपका पैराबोला हो गया, सर्किल हो गया, ठीक है, इस फॉर्म में भी, या पेयर ऑफ लाइंस हो गए, तो इस फॉर्म में आपका कॉम्प्लेक्स का फॉर्म में उसको निकालना रहता है। फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है आइलर्स फॉर्म। तो आइलर्स फॉर्म में आपके पास क्या दिया रहेगा कि जैसे मान लीजिए आपके पास बहुत ज़्यादा पावर में कोई वैल्यू दी गई और आपको वहाँ पे सॉल्व करके उसको आंसर निकालना रहेगा। तो इससे भी हर साल हमारे पास 4 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में। तो देखिए, सीक्वेंस एंड सीरीज से भी हर साल हमारे पास 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसमें स्पेशल सीरीज, इससे लगभग हर साल एक क्वेश्चन आते हैं। स्पेशल सीरीज का मतलब मैं आपको बता दूं, जैसे हमारे पास एजीपी हो गया, ठीक है, उसके बाद लॉगरिथमिक हो गई सीरीज और एक्सपोनेंशियल हो गई सीरीज, वैसे सीरीज हमारे पास 1 से 2 क्वेश्चन हर साल आते हैं। उसके बाद क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी, ये जब मैंने आपको पढ़ाया था थ्योरी वाला पार्ट सीक्वेंस सीरीज में, तो मैंने आपको बताया था कि हार्मोनिक मीन, अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के ऊपर बेस्ड जो प्रॉपर्टीज होती हैं उन पर क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डायरेक्ट आ जाते हैं, तो वो आप देख लीजिएगा। उसके बाद ज्योमेट्रिक सीरीज का इनफाइनाइट सम जो होता है वो पूछ दिया जाता है अक्सर, और रिलेशन पूछ दिया जाता है बिटवीन mth एंड nth टर्म ऑफ एपी, मतलब कि आपके पास एपी के केस में कुछ आपको दी रहेगी वैल्यूज और उसमें आपको फिर mth nth, यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर आपको कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दे दे, उसको आपको सॉल्व करना रहता है। ठीक है, तो इससे भी हमारे पास हर साल 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और कोनिक सेक्शन है तो एक ही पार्ट, लेकिन इसको मैंने थोड़ा सा अलग कर दिया है। तो इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारे पास सबसे पहला आ जाता है लोकस, फिर उसके बाद जाता है सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल, जैसे हमारे पास सेंट्रॉइड हो जाता है, सर्कम सेंटर हो जाता है, इन सेंटर हो जाता है। इन पर बेस्ड क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। हमारे पास पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पर आते हैं क्वेश्चन, हमारे पास कोलिनियर की जो कंडीशंस होती हैं वो भी आती हैं। और उसके बाद कोऑर्डिनेट सिस्टम में मतलब आपके पास मान लीजिए कोई पर्टिकुलर वैल्यू पूछ देगा, डिस्टेंस पर पूछ देगा, या इवन जो सेक्शन वाला फॉर्मूला होता है उस पर बेस्ड आ जाते हैं क्वेश्चन। सो इससे भी आपके पास हर साल 5 से 6 क्वेश्चन आ जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कोनिक सेक्शन के बारे में। तो देखिए, कोनिक सेक्शन में इसेंट्रिसिटी के ऊपर हर साल लगभग एक क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपको डायरेक्ट कोई भी कर्व दिया रहेगा और उसकी इसेंट्रिसिटी पूछ देता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है इक्वेशन ऑफ इलिप्स, हाइपरबोला एंड पैराबोला, मतलब आपको इक्वेशन दिया रहेगा और कुछ उसमें वैल्यूज दी रहेगी। जैसे मान लीजिए आपको इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है, फोकस दिया हुआ है, ठीक है, ये सारी चीजें दी रहेगी आपको। इक्वेशन ऑफ इलिप्स, हाइपरबोला और ये पैराबोला जो भी होता है ये आपको निकालना रहेगा। उसके बाद आ जाता है सर्किल में टेंजेंट बेस्ड प्रॉपर्टीज। ठीक है, टेंजेंट जो होता है उस पर बेस्ड, सर्किल के केस में जो होता है प्रॉपर्टी उस पर आ जाते हैं क्वेश्चन। उसके बाद आता है कर्व इंटरसेक्शन पर। इसमें बेसिकली हमारे पास ऑर्थोगोनल की जो कंडीशन होती है, मतलब कि कर्व जब आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं, उसकी हमें पूछ देता है कंडीशन। ठीक है, मान लीजिए हमें दिया रहेगा कि ये दो कर्व हैं, ये आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इनके ऑर्थोगोनलिटी के लिए एक्स की वैल्यू क्या होगी, या जो कि हमारा दिया रहेगा वो वैल्यू क्या होगी, तो इस पर बेस हमारे पास आ जाते हैं क्वेश्चन। तो हमारे पास कोनिक सेक्शन से बस 3 से 4 क्वेश्चन हर साल आ जाते हैं। ठीक है, तो देखिए, अब हमारे पास आ जाता है मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। तो देखिए, डिटरमिनेंट में मैं आपको यही बोलूँगा कि एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं, एग्जांपल्स हैं, ठीक है, चाहे वो आपके एक्सरसाइज के हो, चाहे आपके मिसलिनियस के हो, उन सभी को आप सॉल्व कर लीजिए, वो सफिशिएंट है आपका वहाँ के एंट्रेंस एग्जाम के लिए। अब हम आ जाते हैं मैट्रिक्स में। तो देखिए, मैट्रिक्स में सिंगुलर और नॉन सिंगुलर का केस हो गया, सिमेट्रिक एंड इसके सिमेट्रिक हो गया, इनकी प्रॉपर्टीज पर जो भी होती हैं उन पर डायरेक्ट आते हैं आपके पास क्वेश्चन। और उसके बाद जो एक टाइप आता है वो आपका ये आता है कि इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स दिया रहता है टू फाइंड एनी गिवन वैल्यू। मान लीजिए कि आपको निकालना रहेगा, या इवन हो सकता है कि वो मैट्रिक्स निकालना रहे कि उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, यही सब चीज़ें आपको आ जाती हैं इसमें। तो इससे भी आपके पास हर साल 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं।
अब हम बात कर लेते हैं फंक्शंस की। तो देखिए फंक्शंस में आपके पास 8 से 9 आते हैं क्वेश्चन, जिसमें आपके पास डोमेन एंड रेंज से मैं आपको बता दूं तो 2 क्वेश्चन, ठीक है। डोमेन एंड रेंज से आपके 2 क्वेश्चन, लिमिट से आपके पास 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपके पास कॉन्टिन्यूटी से आ जाता है, एक क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमा से आ जाता है, 1 से 2 क्वेश्चन आपके पास dy/dx की वैल्यू निकालने के लिए आ जाता है, और एक क्वेश्चन आपका एप्लीकेशन से आ जाता है। या अगर मान लीजिए ये 2 आ गया तो फिर हो भी सकता है कि ना इस तरीके से आपका इसका अरेंजमेंट होता है। तो आपका फंक्शन से भी 8 से 9 क्वेश्चन हर साल आ जाते हैं। अब आ जाते हैं हमारे पास लगभग, देखिए जो भी मैंने आपको ये इम्पॉर्टेंट बताया है, इससे ओवरऑल आपके पास 40 से 42 क्वेश्चन ही होते हैं। आपके पास जो बचते हैं हमारे पास 9 से 10 क्वेश्चन, उसमें आपके परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से आ जाता है, बायनोमियल थ्योरम से आ जाता है, सेट से आ जाता है, प्रोबेबिलिटी से आ जाता है, और बेसिक मैथमेटिक्स में आ जाता है। बेसिक मैथमेटिक्स में मान लीजिए आपसे कोई इक्वेशन दे देगा सॉल्व करने के लिए, ठीक है, या कभी कभार क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पर भी आ जाते हैं क्वेश्चंस। तो ये सारे आपके 9 से 10 क्वेश्चन इन सारे पर बेस्ड आते हैं। तो देखिए मैंने आपको जो बताया है वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं, और उस चैप्टर्स में जितने भी चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए एग्जाम के लिए वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। ये जो सारी चीज़ें इनको आप पढ़ सकते हैं अगर आपका वो कोर्स पूरा आ जाता है, क्योंकि वो एक मेजर पार्ट है, आप उसको मत करिएगा स्किप। आप पहले ट्राई वो करिए, फिर उसके बाद अगर टाइम बचता है तो आप इस चीज़ों को भी देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आज के वीडियो में इतना ही। आज के वीडियो में हमने देखा इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स फॉर BHU BSc मैथ एंट्रेंस एग्जाम। उसमें किस चैप्टर में क्या चीज़ें आपको पढ़नी है वो मैंने बताया, और किस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं उसका भी मैंने आपको कुछ हिंट दे दिया, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे चैनल पर आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।